जय हिंद बच्चों। न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि को। इससे पहले हमने इससे पहले हमने व्यंजन संधि, स्वर संधि को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम विसर्ग संधि के नियमों को समझेंगे। इससे प्रश्न आपके जो आएंगे या जो वर्तनी शुद्धि में जो शब्द आपके दिखाई पड़ेंगे, अगर ये आपको नियम पता है तो आपसे गलतियां नहीं हो। विसर्ग के बाद या तो स्वर आएगा या फिर जो है व्यंजन आएगा। जो परिवर्तन होगा विसर्ग, यानी कि 2 यहाँ पे डॉट आपको दिखाई पड़ेंगे। तो जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। स्वर संधि में हमने देखा था कि जो स्वर संधि थी, स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर से हो रहा था। व्यंजन संधि में हमने देखा था, व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से हो रहा था। स्वर या फिर व्यंजन से हो रहा था, या फिर कहीं-कहीं हमें आगे ही स्वर और बाद में उसका मेल व्यंजन से हो रहा था। यहाँ पर जो है इस नियम में व्यंजन संधि का आविष्कार हो रहा था। इस संधि में जो है आपका स्वर संधि का हो रहा था। विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे। तो जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा हम लिखते हैं इस आधार पर। विसर्ग विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। विसर्ग संधि की परिभाषा हो गई कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। जैसे परिभाषा या परिभाषा तो हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं उदाहरण। उदाहरण देखते हैं। देखेंगे किस तरह से इसके जो शब्द हैं उनमें किस तरह से परिवर्तन होता है। जैसे यशः, यशः प्लस दा, यशः प्लस दा। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका विसर्ग है और विसर्ग के बाद क्या है? ये आपका विसर्ग है, विसर्ग, और ये आपका व्यंजन है। इसमें जो विकार उत्पन्न होगा उसे ही हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। विकार क्या उत्पन्न होगा? ये जो विसर्ग है ये वो की मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा हुआ टुकड़ा यश है और यहाँ पर बचा हुआ टुकड़ा दा है। जब हम सबको जोड़ेंगे तो यश के नीचे हलंत होगा। यहाँ पर यश के नीचे हलंत होगा और ये जो जो ये श है, श में जब ओ की मात्रा मिलेगी तो ये हो जाएगा यशो और दा। यशोदा शब्द बन करके पुनः तैयार हो जाएगा। जैसे इसी तरह से शब्द है मनः, मनः प्लस हर, मनः प्लस हर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मनोहर हो जाएगा। हर, यहाँ पर हो जाएगा मनोहर। मनः प्लस हर, मनोहर। ये एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मनः प्लस योग, मनः प्लस योग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे?
ये जो विसर्ग है वो में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द आपका वो हो जाएगा मनोहर, मनोयोग हो जाएगा, सॉरी मनोयोग। मनः और हर मिलकर के मनोहर हो रहा है। मनः और योग होकर मिलकर के मनोयोग हो रहा है। यशः और दा का मेल से यशोदा शब्द बन करके तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर जो है हमें विसर्ग संधि दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर विसर्ग के बाद यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन है आपके। अगर हम यहाँ पर उसको देखते हैं स्वर को, तो देखेंगे यहाँ पे दुह प्लस आशा, दुह प्लस आशा। तो यहाँ पर जो विसर्ग है वो र में परिवर्तित हो जाएगा और इस तरह से र को जब आ सहारा देगा तो ये शब्द आपका दुराशा बन करके तैयार हो। यहाँ पे देखेंगे तो विसर्ग के बाद जो है ये स्वर है और यहाँ पर विसर्ग के बाद व्यंजन है। तो अपने नियम को यहाँ पे जो है ये पूरा करता है, अपने नियम को पूरा करता है। अब आगे हम देखते हैं, हमने देख लिया कि जो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि में विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन आता है, तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं और जो स्वर संधि है उसमें स्वर का मेल स्वर से होता है, लेकिन जो व्यंजन संधि है उसमें व्यंजन का मेल स्वर और व्यंजन से होता है और कहीं-कहीं जो है स्वर का मेल व्यंजन से होता है, तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। तीनों संधियों को अलग-अलग अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो हमने यहाँ पे देख लिया विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे हम विसर्ग संधि कह रहे हैं। उदाहरण हमने देख लिया यशा प्लस दा यशोदा हो रहा है, मनः प्लस हर मनोहर, मनः प्लस योग मनोयोग और दु प्लस आशा दुराशा। यहाँ पर ये जो है हमने उदाहरण यहाँ से सिद्ध होता है कि हाँ किस तरह से विसर्ग संधि का निर्माण होता है। अब हम जो है हेडिंग डाल लेंगे विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग संधि के नियम हम उदाहरण देख लेंगे। विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग संधि के नियम में हम देखेंगे पहला नियम क्या है? पहला नियम है इसका, ज़्यादा ही मोटा हो गया। पहला नियम है विसर्ग का विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग का ओ हो जाना। यानी कि ये जो विसर्ग है, विसर्ग जो 2 डॉट हैं 2, ये जो है ओ में परिवर्तित हो जाएँगे इस नियम में। इस नियम में क्या होगा जो विसर्ग है वह ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। यदि विसर्ग से पहले पहले नियम में हम देखेंगे, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो या फिर कोई सघोष व्यंजन हो। सघोष व्यंजन में हमने देखा था कि आपके उसमें जो है आपके 11 स्वर होते हैं, तो 11 स्वर यहाँ पे नहीं होंगे, जो आपके व्यंजन हैं वो होंगे। तो जो सघोष होते हैं, वह जो है प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे और 5वें होते हैं। ये 2 आपके अघोष होंगे, आगे के जो होंगे ये आपके अघोष होंगे और जो बाद के ये 3 होते हैं, यह जो है आपके सघोष होते हैं। प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का यही हाल है। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, यानी कि यहाँ पे तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपका ह हो जाएगा। इसके अलावा आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन आप जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन आपके कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं। यानी कि इस हिसाब से अगर हम इसकी परिभाषा बनाते हैं तो इसकी परिभाषा क्या होगी?
अगर हम इसकी परिभाषा बनाते हैं, तो परिभाषा क्या होगी? ये तो मैंने सूत्र बता दिया। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि विसर्ग से पहले यदि लिख सकते हैं, यदि विसर्ग से पहले यदि विसर्ग से पहले अ हो हो तथा विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद अ तथा अ, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन प्रत्येक वर्ग का सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का सघोष व्यंजन तथा प्रत्येक वर्ग का सघोष व्यंजन तथा अ हो तो यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन प्रत्येक वर्ग का सघोष व्यंजन तथा ह हो, यहाँ पर अ को हाईलाइट कर देंगे। प्रत्येक वर्ग का अंतस्थ व्यंजन आप यहाँ पे समझ रहे हैं। तो यदि विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग के बाद अ हो या सघोष व्यंजन हो प्रत्येक वर्ग का, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन हो या अंतस्थ व्यंजन या ल हो या ह हो, तो फिर वहां पर जो विकार उत्पन्न होता है, तो जो विकार उत्पन्न होगा उसमें विसर्ग विसर्ग ओ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 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 यदि विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग के बाद अ हो, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन हो या कोई सघोष व्यंजन हो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर ह हो, तो इस आधार पे इस सब मेल में जो है क्या होगा, जो विसर्ग होगा यह जो है ओ में परिवर्तित हो जाएगा। यह जो विसर्ग है किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे हमने ऊपर देखा भी, मनः मनः प्लस हर, मनः प्लस हर। यहाँ पर जो देखेंगे तो विसर्ग से पहले यहाँ पे अ दिखाई पड़ रहा है और बाद में जो है आपका ये ह दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर विसर्ग जो है यह ओ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से जब हम इन टुकड़ों को जोड़ेंगे, यहाँ पर आपका बचा हुआ टुकड़ा मन है और यहाँ पर बचा हुआ टुकड़ा जो है आपका हर है। जब हम सबको एक जगह जोड़ेंगे तो ये शब्द आपका मनोहर हो जाएगा। उसी तरह से आपका यशोदा शब्द है, उसमें भी देखेंगे तो यहाँ दिखाई पड़ेगा यशः प्लस दा। यहाँ विसर्ग से पहले यह है और बाद में जो है द वर्ग का ये द तीसरा जो है वर्ण है। तो यहाँ पर विसर्ग भी देखेंगे तो वो में परिवर्तित हो रहा है और इस तरह से यह भी शब्द जो है आपका यशोदा बन करके तैयार हो जाएगा, यशोदा। और भी उदाहरण हम इसके देख लेते हैं। जैसे तपोभूमि तपोभूमि जैसे तपः प्लस भूमि, तपः प्लस भूमि क्या हो जाएगा?
तपोभूमि हो जाएगा। तप प्लस भूमि तपोभूमि हो जाएगा। तप प्लस भूमि तपोभूमि हो जाएगा। वयः प्लस वृद्ध वयः वयः प्लस वृद्ध। यहाँ पे देखेंगे अंतस्थ व्यंजन का व दिखाई पड़ रहा है विसर्ग के बाद और पहले अ है, तो यहाँ पर वयोवृद्ध हो जाएगा। वयोवृद्ध हो जाएगा। अब कुछ होमवर्क मैं आप लोगों को दे रही हूँ जिसको आप तोड़ करके देख लेंगे। जैसे आपका है अधोगति, 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 मनोरथ, मनोरथ, मनोरथ। इसके अलावा आपका मनोयोग, पयोधन, मनोयोग, मनोयोग, पयोधन। यहाँ पर देखेंगे तपोभूमि वयोवृद्ध जो है किस तरह से बना है, उसी नियम से इसे जो है तोड़ करके आप देखेंगे। इसके जो संधि विच्छेद है इसको करके देखें, अधोगति का, मनोरथ का, मनोयोग का, पयोधन का। अब अगले नियम को देखते हैं जो इसका विसर्ग संधि का जो अगला नियम है। अगले नियम में विसर्ग संधि जो है क्या करती है। हाँ, इसका एक चीज और देख लेंगे आप। इसका जो है कुछ अपवाद शब्द होते हैं। इसके जो है कुछ अपवाद शब्द होते हैं। अपवाद जो ओ का नियम है उसके अपवाद होते हैं। जैसे जैसे आपका है अंतर्धान। जो आपका अंतर्धान शब्द है, अंतर्धान शब्द ये वर्तनी शुद्धि में बार बार आपसे पूछा जाता है। जो अंतर्धान शब्द है इसको अगर हम तोड़ते हैं, देखिए इसका नियम है अंतः प्लस धान। तो यहाँ पे जो है ध जो है सघोष व्यंजन है और यहाँ पर विसर्ग से पहले अ है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, विसर्ग जो है अ के रूप में न परिवर्तित हो करके विसर्ग जो है र के ऊपर में र के रूप में परिवर्तित हो रहा है। इसी तरह से 2-3 और आपके शब्द हैं, जैसे आपका अंतराग्नि है, पुनर्मुद्रण है, अंतराग्नि है, पुनर्मुद्रण है, पुनर्मुद्रण है और एक शब्द और आपका दिखाई पड़ता है पुनर्मुद्रण, और एक शब्द और आपका दिखाई पड़ता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म। ये ये र का जो है, र का प्लेस जो है आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। पुनर, अगर न के बाद र आ रहा है तो उसके बाद वाला जो वर्ण होगा, जो व्यंजन होगा उसके ऊपर र जाएगा। यहाँ पे देखेंगे पुनर्मुद्रण में भी पुनर्मुद्रण, तो यहाँ पे म पे आएगा ये। अंतर्धान, तो त के बाद र आ रहा है तो ध के ऊपर जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लेंगे। जो है आपका वर्तनी शुद्धि में शब्द दिखाई पड़ते हैं, और ये जो आपका वो का जो नियम है, जो वो का नियम जो बना है, इसका जो है यह अपवाद है। यह अपवाद है। अंतर्धान, अंतराग्नि, पुनर्मुद्रण, पुनर्जन्म। अब उसके बाद जो है अगला नियम हम देखते हैं। इसका जो अगला नियम है, इसका अगला नियम है विसर्ग का र हो जाना। विसर्ग का र हो जाना। अब इसमें हम देखेंगे विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले, इसको नियम को हम पहले लिख लेते हैं। नियम दूसरा है विसर्ग का र हो जाना। विसर्ग का र हो जाना, यह जो है विसर्ग संधि का दूसरा नियम है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है विसर्ग से पहले अ, आ को छोड़कर
आ को छोड़कर कोई भी स्वर, आ को छोड़कर कोई भी स्वर या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और उसका जो है मेल किससे हो रहा, आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, उसका मेल किससे हो रहा है? किससे हो रहा है? आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और उसका जो मेल है वह हो रहा है उसका मेल हो रहा है या तो बड़ा आ से हो रहा है या छोटा ऊ से हो रहा है या बड़ा ऊ से हो रहा है या फिर जो है अंतस्थ व्यंजन से हो रहा है, अंतस्थ व्यंजन से हो रहा है। अंतस्थ व्यंजन को आप याद कर लें कि अच्छी तरह से कि कौन से आपके अंतस्थ व्यंजन हो रहे हैं, या आपका मेल जो है किसी सघोष व्यंजन से हो रहा है, सघोष व्यंजन से, किसी सघोष व्यंजन से मेल हो रहा है। यानी कि सघोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवाँ वर्ण तो सघोष व्यंजन से हो रहा है। तो वहाँ पर आ को छोड़कर कोई भी स्वर, उसके बाद उसका मेल किससे हो रहा है? या तो बड़ा आ होगा या छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा या फिर अंतस्थ व्यंजन होगा या फिर कोई सघोष व्यंजन होगा। तो फिर यहाँ पर जो है विसर्ग जो है रॉ में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं परिभाषा में कि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले अ, आ को छोड़कर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, आ से भिन्न स्वर, आ से भिन्न स्वर, हम इसे लिख सकते हैं विसर्ग से पहले आ से भिन्न स्वर और बाद में, और बाद में, और बाद में बड़ा आ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन या फिर सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन हो तो, हो तो विसर्ग, विसर्ग रॉ में परिवर्तित हो जाता है, रॉ में परिवर्तित हो जाता है, रॉ में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग से पहले क्या होगा? आ से भिन्न स्वर होगा, विसर्ग के बाद आ होगा, छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा या फिर कोई सघोष व्यंजन होगा या फिर कोई अंतस्थ व्यंजन होगा। तो यहाँ पर जो विकार उत्पन्न क्या होगा? जो विसर्ग है वह जो है रॉ में परिवर्तित हो जाएगा। जो विसर्ग है वह रॉ में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? रॉ में। अब इसको उदाहरण में हम देख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे हम उदाहरण। उदाहरण, उदाहरण में जैसे निह, निह प्लस गुण, निह प्लस गुण, यहाँ पे जो विसर्ग है यह रॉ में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या शब्द बन जाएगा ये आपका? विसर्ग, विसर्ग से पहले यहाँ पे देखेंगे छोटा ई है यानी कि आ से भिन्न स्वर है। बाद में आपका ग है यानी कि प्रत्येक वर्ग, तो क वर्ग का तीसरा वर्ण है यहाँ दिखाई पड़ रहा है यानी कि सघोष है। तो यहाँ पर जो है विसर्ग जो है रॉ में परिवर्तित हो जा रहा है, विसर्ग जो है वह रॉ में परिवर्तित हो जा रहा है और ये र जो होगा वो आधा होगा। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? निह, निह यानी कि जो ह है जो अह है वह र में परिवर्तित हो गया। तो ये र जो है आधा है तो यहाँ पूरा यहाँ लिख नहीं सकते। तो ये जो है बाद वाला जो ग है यानी कि ग वर्ड उस पे चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा निर्गुण। निर्धन इसी तरह से देखेंगे तो निर्धन,
निह प्लस धन, निह प्लस धन, यहाँ विसर्ग जो है र में परिवर्तित होगा, र वो भी आधा होगा। अब इसको जब हम एक जगह जोड़ेंगे तो ये जो है आपका शब्द हो जाएगा निर्धन। निर्धन शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। दुर्गंध शब्द देखेंगे, दुर्गंध, तो दूह, दूह प्लस गंध, दूह प्लस गंध, यहाँ पे जो है विसर्ग र में परिवर्तित हुआ और शब्द आपका पुनः बन के तैयार हुआ दुर्गंध। तर शब्द आपका दुर्गंध बन के तैयार हो गया। निर्जन, 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 निर्मल, निर्जन निर्मल, निर्जन निर्मल, निर्जन निर्मल, बहिर्मुख, 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 तो यहाँ पे र जो है वो इसके ऊपर आएगा, यहाँ गलत हो जाएगा। ये सब गलतियाँ होती हैं वर्तनी शुद्धि में, ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ता है आपको। तो बहिर, बहिर इसके बाद र आ रहा है तो जो म है इसके ऊपर आएगा, बहिर्मुख, बहिर्मुख। ये जो है आप प्रैक्टिस को कर लेंगे आप। निर्जन, निर्मल, बहिर्मुख, ज्योतिर्मय, निर्वासित, निर्बल, 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 निर्वासित, ये सब आपके जो है होमवर्क है, इसको आप पूरा कर लेंगे। तो क्या हमने देखा यहाँ पे, एक चीज को समझ लेते हैं। विसर्ग संधि का र हो जाना, विसर्ग संधि का र कब होगा? जब विसर्ग से पहले अ आस को छोड़ करके कोई भी भिन्न स्वर होगा, या विसर्ग के बाद आ होगा, छोटा ऊ होगा, बड़ा ऊ होगा, कोई सघोष व्यंजन होगा, कोई अंतस्थ व्यंजन होगा, तो यहाँ पे जो विसर्ग है वो र में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण में देखेंगे, जैसे देखेंगे निह प्लस गुण है, तो यहाँ पे जो है विसर्ग से पहले छोटी ई है, यानी कि अ को छोड़ करके कोई उसे भिन्न स्वर है, उसका मेल हो रहा है किससे? ये सघोष व्यंजन है। जो क वर्ग का तीसरा वर्ण है उससे मेल हो रहा है, तो यहाँ पर जो र है वह ध्यान देंगे कि जो र होगा वो आधा होगा, उसके नीचे हलंत होगा, और यह जब हम इकट्ठा करेंगे, अगर ये पूरा होता तो यहाँ पे निर प्लस गुण हो जाता, र जो है ऊपर नहीं जाता, तो यहाँ पे जो है निर्गुण ग के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे निर, र यहाँ आ रहा है तो उसके बाद वाले जो वर्ण है या व्यंजन है उसके ऊपर र चला जाएगा। ठीक उसी तरह से देखेंगे तो निर्धन बना है, ठीक उसी तरह से यहाँ दुर्गंध बना है। निर्जन, निर्मल, बहिर्मुख, निर्बल, निर्वासित, ये जो ये शब्द हैं इसको आप तोड़ लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अब अगला नियम हम देखते हैं, इसका जो अगला नियम है, इसका जो अगला नियम है व्यंजन संधि का जो अगला नियम है, अगले नियम में विसर्ग का श हो जाना, विसर्ग का श हो जाना। तीसरा नियम, विसर्ग का श हो जाना, श, यानी कि तालव्य श। विसर्ग का श हो जाना। यहाँ पर हम जो है पहले इसका सूत्र देख लेंगे। सूत्र ऐसे जो है, सूत्र जब हम देख लेते हैं तो फिर परिभाषा लिखना आसान हो जाता है। तो सूत्र देखेंगे, सूत्र क्या है इसका? सूत्र में देखेंगे कि किस तरह से जो है विसर्ग जो है श में परिवर्तित हो रहा है। तो विसर्ग से पहले यदि स्वर हो और बाद में च छ श हो, यानी कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद में च हो, छ हो, या फिर तालव्य श हो, तो यहाँ पर जो है विसर्ग तालव्य श में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन जो तालव्य श हो वह आधा होगा, पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, विसर्ग से पहले स्वर है, बाद में च छ और श है, उसका मेल जब हो रहा है तो विसर्ग जो है श में परिवर्तित हो जा रहा है। जैसे इसके उदाहरण हम देख लेंगे। उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण हम देखते हैं विसर्ग संधि का उदाहरण। उदाहरण में जो शब्द लेंगे, जैसे
निह प्लस चय। तो विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है यहाँ पे छोटी ई है, यानी कि लघु ई है, लघु स्वर है। अब यहाँ पर जो है बाद में क्या है, च है। तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो रहा है, तालव्य श, वो भी कितना, आधा। जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा निश्चय। ठीक उसी तरह से ध्यान देंगे आप, शब्द है निह, निह प्लस छल, निह प्लस छल। अब यहाँ पे देखेंगे तो विसर्ग जो है बेल विसर्ग से किससे हो रहा है, छ से हो रहा है। तो यहाँ पे भी तालव्य श होगा। अब इसे जब हम इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा, निश्चल, निश्चल, निश्चल। शब्द क्या बन जाएगा, निश्चल। न- और भी हम इसके शब्द देख लेते हैं, जैसे दुशासन आ जाएगा इसमें, दु प्लस शासन, दुह, दुह प्लस शासन। यहाँ पर भी जो है विसर्ग जो है आधा श में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द जो है आपका बन जाएगा दुशासन, दुशासन। दुशासन दो तरीके से लिखा जाता है, एक तो ये विसर्ग सहित लिखा जाता है दुशासन, और एक जो है विसर्ग को चेंज करके आधे श के रूप में देखते हैं हम। आश्चर्य, दुश्चरित्र, आश्चर्य, आश्चर्य, दुश्चरित्र, दुश्चरित्र, निश्चिंत, निश्चिंत। ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप तोड़ लेंगे, ये प्रैक्टिस कर लेंगे, ये आपका होमवर्क। हाँ, तो एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं इस नियम को। इस नियम में क्या हो रहा है, नियम ये तीसरा है, तीसरा नियम है किसका, विसर्ग संधि का। इसमें क्या हो रहा है, सूत्र क्या है, विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो, बाद में च हो, छ हो या फिर तालव्य श हो, उसका मेल किससे हो रहा है, विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, च, छ या श से हो रहा है और पहले उसके स्वर है। तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जा रहा है, यहाँ पे विसर्ग परिवर्तित हो जा रहा है तालव्य श में। जब ये तालव्य श में परिवर्तित हो जाएगा तो उसके नियम हम यहाँ उदाहरण देख लेंगे। जैसे देखेंगे निह प्लस चय, तो विसर्ग यहाँ पे आधा श के रूप में परिवर्तित हो गया, शब्द आपका निश्चय हो गया। निह प्लस छल, निश्चल हो गया। यहाँ पे दु प्लस शासन, दुशासन हो गया। यहाँ पे आश्चर्य, दुश्चरित्र, निश्चिंत। ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप कर लेंगे। अब आगे हम इसका उदाहरण देखते हैं, इसका नियम देखते हैं, विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाना, विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाना। अगला नियम है, अगला नियम है, ये चौथा नियम है विसर्ग का। चौथा नियम इसको देखेंगे, चौथा नियम है विसर्ग का, विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाना। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो विसर्ग जो है मूर्धन्य श में परिवर्तित हो रहा है। किस तरह से, यदि जो है विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले छोटी ई हो या फिर छोटा ऊ हो, विसर्ग से पहले, हाँ, विसर्ग से पहले छोटी ई हो या छोटा ऊ हो और बाद में जो है इसके प्रत्येक वर्ग में जो आपकी जो लास्ट लाइन है उसको छोड़ करके, तो सॉरी, उसमें जो त वर्ग है उसको छोड़ करके बाद में क्या होगा, क ख हो या फिर ट ठ हो या फिर प फ हो, तो जो है यहाँ पर विसर्ग जो है मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है, वो भी आधा रहेगा। ध्यान देंगे इस बात को, जो मूर्धन्य श है वह आधा रहेगा। विसर्ग से पहले छोटी ई है, छोटा ऊ है, बाद में विसर्ग जो है त वर्ग में जो आपके अघोष व्यंजन है उनको छोड़ करके बाकी जो है आपके क ख ट ठ प फ ये आपके अघोष व्यंजन ही है। जब ये मेल हो रहा है
तो वहाँ पर जो है ये जो आपका विसर्ग है वह मूर्धन्य ष में परिवर्तित हो जा रहा है। जैसे उदाहरण देख लेंगे इसके। उदाहरण उदाहरण में निह प्लस कपट, निह प्लस कपट, निह प्लस कंटक, निह प्लस कंटक, निह प्लस कपट। तो यहाँ पे जो है निह शब्द बन जाएगा निष्कपट, निष्कपट। क्योंकि आपका ये जो विसर्ग है वह आधे रूप में परिवर्तित होगा। किस तरह से हो रहा है इसको हम देखते हैं निष्कपट को। निह यानी कि विसर्ग से पहले छोटी ई है, बाद में यहाँ पे क दिखाई पड़ रहा है, तो विसर्ग यहाँ पे परिवर्तित हो जाएगा मूर्धन्य ष भी आधा। यहाँ बचा हुआ टुकड़ा नी है, यहाँ पर बचा हुआ टुकड़ा जो है आपका कंटक है। जब हम सबको इकट्ठा जोड़ेंगे तो फिर जो है निष्कंटक हो जाएगा। उम्मीद है कि इस 2 उदाहरण से आपको ये भी नियम समझ में आ गए। इसके होमवर्क देख लेते हैं। जैसे आपका निष्प्राण, निष्प्राण, निष्प्राण हुआ, निष्फल हुआ, निष्फल हुआ। इसको आप तोड़ करके देख लेंगे, निष्फल हुआ। इसके अलावा आपका निष्ठुर, निष्ठुर, निष्ठुर हो गया। धनुष्टंकार हो गया, धनुष्टंकार। इसको जो है आप इसका संधि विच्छेद करके देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ जाओगे। एक और देख लेते हैं। विसर्ग का मूर्धन्य ष हो जाना किस तरह से? यदि विसर्ग से पहले छोटी ई है या छोटा ऊ है, विसर्ग के बाद क ख ट ठ या प फ है, तो विसर्ग जो है उस स्थिति में मूर्धन्य ष हो जाएगा, लेकिन वो भी आधा होगा, हलंत लगा होगा नीचे। यहाँ पे उदाहरण में देखेंगे निह प्लस कपट, यहाँ विसर्ग जो है मूर्धन्य ष का रूप धारण किया और यहाँ पे बीच में जो है मूर्धन्य ष आ करके निष्कपट हो गया। निह प्लस कंटक निष्कंटक हो गया। निह प्लस प्राण निष्प्राण हो गया। बाकी आप तोड़ लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, अगले नियम को देखते हैं। इसका जो अगला नियम है, उस अगले नियम में विसर्ग जो है दंत श के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। 4 नियम हमने देख लिया अब तक। अब तक हमने इसके 4 नियम देख लिए। 5वां नियम है इसका। 5वां नियम है विसर्ग का स हो जाना, यानी कि दंत स हो जाना। तालव्य श हुआ, मूर्धन्य श हुआ, र हुआ और वो हुआ। ये जो है विसर्ग जो है पहले ओ के रूप में बदला, फिर उसके बाद र के रूप में बदला, फिर उसके बाद मूर्धन्य श तालव्य श के रूप में बदला, फिर उसके बाद मूर्धन्य श के रूप में बदला। अब जो है विसर्ग क्या होगा? दंत श के रूप में परिवर्तित होगा। दंत स के रूप में परिवर्तित होगा यदि विसर्ग से पहले कुछ भी ना हो। बाद में यहाँ पे क्या है कि बस एक ही चीज हमें समझना है कि यदि विसर्ग के बाद त हो या फिर स हो स्वयं, तो यहाँ विसर्ग जो है इसमें परिवर्तित हो जाएगा दंत श, वो भी आधा। तो इसे इधर परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि यदि विसर्ग के बाद की परिभाषा हम लिख सकते हैं यदि विसर्ग के बाद त थ द सॉरी त थ मैं अलग ही वे में बहने लगी, या श हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। स में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है।
क्या हो रहा है यहाँ पे? विसर्ग के बाद या तो आ रहा है या थो आ रहा है या फिर जो है सो आ रहा है। तो यहाँ जो है विसर्ग क्या हो रहा है? विसर्ग जो है आपका स्व में परिवर्तित हो जा रहा है। उदाहरण हम इसके लेंगे, उदाहरण देखेंगे। उदाहरण जैसे नमः प्लस ते, नमः प्लस ते। तोड़ करके देखें जोड़ करके देखें क्या होगा यहाँ पे? नमः प्लस ते, निह प्लस सार, निह प्लस सार, निह प्लस सार, अंतः प्लस तल, अंतः प्लस तल, अंतः प्लस तल। अब यहाँ तीनों उदाहरण से ही हम समझ लेते हैं। नमः यहाँ देखेंगे, हमें बस ये देखना, पहले का नहीं देखना, पहले क्या है क्या नहीं है उसको नहीं देखना है। ये देखना है कि विसर्ग के बाद क्या है, तो विसर्ग के बाद त है, तो नियम पूरा हो रहा है, तो यहाँ विसर्ग जो है क्या हो जाएगा? आधा स हो जाएगा। जब हम इसको एक जगह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नमस्ते हो जाएगा, नमस्ते। ठीक उसी तरह से यहाँ पे विसर्ग क्या हो रहा है? विसर्ग के बाद स आ रहा है, तो यहाँ विसर्ग आधा श हो जाएगा। अब हम इसको जब हम जोड़ेंगे तो शब्द हो जाएगा निशार। ठीक उसी तरह से यहाँ देखेंगे अंतः, यानी कि विसर्ग के बाद त है, तो विसर्ग जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा? आधा स में। अब हम इकट्ठा करेंगे इसे तो हो जाएगा अंतस्थल, 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 अंतस्थल। अंतस्थल और इसके जो है देख लेते हैं हम। निस्तार, दुस्साहस, मनस्ताप, निस्सार, दुस्साहस लिख लेते हैं, दुस्साहस, मनस्ताप की प्रैक्टिस आप कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे। दुस्तर भी देख लेंगे, दुस्तर। हाँ, अब थोड़ा-सा हम इसको जल्दी-जल्दी समझ लेते हैं। क्या हो रहा है कि विसर्ग के बाद यदि तो आ रहा है, थ आ रहा है या स आ रहा है, तो वहाँ जो है विसर्ग जो है किसमें परिवर्तित हो जा रहा है? श में परिवर्तित हो जा रहा है, यानी दंत स में। तो उदाहरण देखेंगे नमः प्लस ते, यहाँ पे विसर्ग जो है आधा श के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, शब्द हो गया आपका नमस्ते। जैसे आपका यह शब्द है निह प्लस सार, यहाँ पे जो विसर्ग है वह आधा स के रूप में परिवर्तित हो गया, आपका शब्द जो है पुनः बन करके तैयार हो गया निशार। उसके बाद यहाँ शब्द देखेंगे अंतः है, अंतः प्लस तल, तो यहाँ विसर्ग जो है जब आधा श बनेगा तो हो जाएगा अंतःस्थल। उसके बाद देखेंगे दुस्साहस, मनस्ताप, निस्सार, दुस्तर, ये सारी चीजें की प्रैक्टिस आप कर लेंगे, होमवर्क है आपके लिए। अब अगले नियम की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला नियम जो है, अगला नियम है अगला नियम है विसर्ग का लोप होना। विसर्ग के बाद यदि र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो अगला नियम क्या है? इससे पहले हमारा कौन-सा नंबर का नियम था? 5वां नियम था। छठे नियम को देखेंगे। छठा नियम है विसर्ग का लोप ना तथा प्रथम प्रथम वर्ण का दीर्घ होना, दीर्घ हो जाना। दीर्घ हो जाना। इसमें इसकी परिभाषा अगर हम आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहले सूत्र देख लेंगे। विसर्ग के बाद र आता है तो विसर्ग गायब हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि र आता है तो विसर्ग गायब हो जाता है
और जो प्रथम वर्ण है वह दीर्घ हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, उदाहरण उदाहरण में हम देखेंगे क्या है उदाहरण। आपने पहले पढ़ा भी होगा, पढ़ रखा होगा आपने पढ़ रखा होगा इसको। जैसे निह प्लस रोग, निह प्लस रोग। देखिए यहाँ विसर्ग के बाद र आया, विसर्ग तो पहले गायब हो जाएगा और जो पहला जो ये वर्ण है ये जो है दीर्घ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? निरोग। अब देखेंगे एक और उदाहरण, ही प्लस रज, ही प्लस रज। तो यहाँ पे जो है ही रज हो जाएगा और जो है यहाँ पे विसर्ग आपका गायब हो जाएगा। जैसे और भी देखेंगे, नी, निह प्लस रव, तो क्या हो जाएगा? नीरव, नीरव हो जाएगा। और होमवर्क में आपको कुछ दे रही हूँ जिसको आप कर लेंगे। नीरस, नीरस और रोध। हाँ, तो इस नियम को थोड़ा सा और जल्दी से समझ लेते हैं हम। विसर्ग का लोप होना और प्रथम वर्ण का दीर्घ हो जाना, यानी विसर्ग के बाद जब र आता है तो विसर्ग गायब हो जाता है, जो पहला वर्ण है वो जो है दीर्घ हो जाता है। कैसे? यहाँ पे देखेंगे, नी प्लस रोग, यहाँ पर जो है ये जो नी है बड़ी की मात्रा में तब्दील हो जाएगी और यहाँ पे जो विसर्ग है वो गायब हो जाएगा, तो शब्द आपको बन जाएगा निरोग। ठीक उसी तरह से धी प्लस रज, यहाँ पे धीरज हो जाएगा, नी प्लस रव यहाँ पे नीरव हो जाएगा। और ये नीरस और निरोध जो है इसको आप तोड़ लेंगे, इसके संधि विच्छेद आप कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अब अगले नियम को हम समझते हैं। अगला नियम है विसर्ग का, इसमें भी विसर्ग का लोप होता है, लेकिन यहाँ पर जो विसर्ग है अलग नियम है, यहाँ पे भी विसर्ग गायब होगा। सातवां नियम में देखेंगे, सातवां नियम, हमने देखा कि विसर्ग के बाद यदि र आ रहा था तो वहां पे विसर्ग गायब हो रहा था, और यहाँ पे भी जो है विसर्ग किस तरह से गायब होगा, विसर्ग जो है किस तरह से गायब होगा, तो इसके हम जो है पहले सूत्र बना लेंगे। इसका जो सूत्र है जो हम एक जगह लिख लेते हैं तो फिर हमें याद रहता है। तो विसर्ग से पहले अ आ हो, अ आ हो, विसर्ग से पहले, और बाद में जो है भिन्न स्वर हो, यानी कि अ आ से भिन्न स्वर हो, तो वहां पर जो है विसर्ग क्या हो जाएगा? विसर्ग गायब हो जाएगा, विसर्ग गायब। अब इसको हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि यदि यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले अ आ हो, अ आ हो, तथा बाद में कोई भिन्न स्वर हो, तथा कोई बाद में, कोई बाद में, तथा बाद में कोई, तथा बाद में कोई भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर हो, विसर्ग से पहले अ आ हो तथा बाद में कोई भिन्न स्वर हो, तो वहां वहां विसर्ग गायब हो जाता है, गायब हो जाता है, वहां विसर्ग गायब हो जाता है। उदाहरण हम इसके देख लेंगे।
उदाहरण जैसे अतः प्लस एव, अतः प्लस एव। यहाँ पे देखेंगे तो विसर्ग से पहले अ है और बाद में इससे भिन्न स्वर है, तो यहाँ पर जो विसर्ग है वह क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा और इस तरह से शब्द आपका बन जाएगा अतएव। आपका शब्द बन जाएगा अतएव। एक दो उदाहरण और देख लेते हैं इसका, जैसे यशच्छा, यशः प्लस इच्छा, यशः, यशः प्लस इच्छा, यशः प्लस इच्छा। तो इसको जब हम यहाँ पे विसर्ग को गायब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यश इच्छा, यश इच्छा हो जाएगा। तपः प्लस उत्तम, तपः प्लस उत्तम, यहाँ विसर्ग गायब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तपोत्तम, तपोत्तम। अब अगला इसका 8वां नियम हम देखते हैं। अगला नियम, अगला नियम है विसर्ग का परिवर्तन न होना, विसर्ग का परिवर्तन न होना, यानी कि विसर्ग बदलेगा ही नहीं। अगले नियम में जो ये आपका नियम है 8वां नियम, इसमें क्या होगा, विसर्ग बदलेगा ही नहीं। जैसे यदि हम जो है, यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में क और प हो, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद में क और प हो तो विसर्ग जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क प हो, प या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण हम देख लेंगे, उदाहरण इसका जैसे प्रातः प्लस काल, क्या हो जाएगा, प्रातः काल, प्रातः काल। अंतः, अंतः प्लस करण, अंतः प्लस करण, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उसी तरह से हम लिख देंगे इसको अंतः करण। बस एक जगह हम इसको जोड़ देते हैं अंतःकरण। इसी तरह से और भी शब्द आते हैं, अतः पतन, पयः पान, पयः पान, पयः पान, पयः पान हो गया, अधः पतन हो गया, अधः पतन। इसको आप तोड़ करके देख लेंगे। एक अपवाद है इसका, उस पे ध्यान देंगे आप, अपवाद, अपवाद
नमः और पुरः, नमः और पुरः में जो है यह नियम लागू नहीं होता है। नमः पुरः में देखेंगे, इसको देख ले सकते हैं यहाँ पे, नमः प्लस कार, यहाँ पे जो है आधा स्व हो जाएगा तो नमस्कार हो जाएगा। इसी तरह से पुरः प्लस कार तो पुरस्कार हो जाएगा यहाँ पे। तो यदि नमः और पुरः अगर आगे आता है तो वहाँ पर जो है यह नियम लागू नहीं होता है। ध्यान देंगे आप। यह जो है आपका जो हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि का आखिरी नियम था। ये 8वां नियम था जिसमें विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। विसर्ग से पहले यदि छोटा अ हो या विसर्ग के बाद क हो या प हो तो फिर वहाँ पे जो है विसर्ग क्या हो रहा था, कोई बदलाव नहीं हो रहा था, विसर्ग ज्यों का त्यों था। जैसे प्रातः प्लस काल में प्रातः काल हम स्वयं हमने लिख दिया, अंतःकरण में हमने अंतःकरण वैसे ही लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पयः पान में भी उसी तरह से इसको हम तोड़ेंगे तो पयः प्लस पान होगा, अधः प्लस पतन होगा। अपवाद में देखेंगे यदि नमः और पुरः आ रहा है पहले तो बाद में अगर क और प आ रहा है तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। वहाँ पे जो है ये आपका जो है दंत स में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से शब्द आपका नमः प्लस कार नमस्कार हो गया, पुरः प्लस कार पुरस्कार हो गया। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास यहीं मैं समाप्त करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।